हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का एग्जाम आपको देना है या 2026 का या कभी भी आपको एग्जाम देना है, तो कुछ मिस्टेक्स जो हैं जो आप लोग करते आ रहे हैं, तो 5 मिस्टेक्स जो आप करते हैं, या मैं ये मान लूं कि ये जो मिस्टेक्स को अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा और 100% निकलेगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपकी सिली मिस्टेक्स जो है, अगर आप उनमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए ना मैं आपको स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा कि कैसे आप उनको इंप्रूव कर सकते हैं और फिर आपका एग्जाम 100% निकल पाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि ना अब मैं जो लेकर आया हूं आपके लिए, मैंने देखो पहले ही टॉपिक बनाया है कि ना कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि ना बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, वैसे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप इस देश के किसी भी शहर में हो, सबसे ज्यादा अगर कहीं नाम आता है, या तो आप सीकर में हो, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं, या तो आप कहीं सीकर में हो या फिर आप कहीं कोटा में या इस देश के किसी भी शहर में आप रहते हो और आप तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाहते हो नीट और जेईई की, ये जो वीडियो है ये एक मैसेज है आपके लिए, ये एक मैं कहूं कि एक सपोर्टिंग आपके लिए कुछ चीजें बनेगा जिनको आप इंप्रूव कर सकते हो। देखो टॉप 5 मिस्टेक्स जो या तो आप कर रहे हो या आपके कोई साथी कर रहे हैं, या मैं ये कह दूं ना कि ना ये मिस्टेक्स को अगर आप सुधार लोगे या फ्यूचर में आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आपका एग्जाम 110% निकलेगा। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहली मिस्टेक जो है, सबसे पहला है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब देखो मैं ना आपको शुरुआत से कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि आपने 10th करी या आजकल तो आपने 8th के एग्जाम्स दिए, आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को ना नीट और जेईई की प्रिपरेशन करवाएंगे, या तो हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा या हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। अब उनका एम निश्चित होता है, वो सिर्फ आपके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। अब यहां बारी आती है कि आप भी थोड़े जोश में होते हो कि यहाँ सबसे फेमस डॉक्टर जो बनेगा इंडिया का वो मैं ही बनूंगा, सबसे फेमस इंजीनियर जो बनेगा वो मैं ही बनूंगा, ऐसा आप में वहम होता है। अब शुरुआत में जब आप जाते हो तो जब कोचिंग की शुरुआत होती है, मतलब कहीं भी कोचिंग लेना शुरू करते हो, शुरुआत में आपका ना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा होता है, आप जरूरत से ज्यादा टाइम स्टडी को देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो, कोचिंग में आपके दोस्त नए बनते हैं, कोचिंग में आपका सराउंडिंग्स जो इकोसिस्टम होता है आप उसमें घुल मिल जाते हो, तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ता चला जाता है। आप पहले मानो अगर आपने शुरुआत में जब कभी आप 6 से 8 घंटे पढ़ा करते थे, अब क्या करते हो, अब आप मुश्किल से मुश्किल मतलब 3 घंटे निकल जाए, 4 घंटे निकल जाए, मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे पढ़ पाते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैंने कहा ना कि मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन सब्जेक्ट। एक और ये भी है कि भाई या तो आप टाइम दोगे नहीं, या आपको कोई एक सब्जेक्ट मानो अच्छा लगा, मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैं क्या करूंगा कि केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारा टाइम दे दूंगा, बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दूंगा क्योंकि वो मुझे हार्ड लगते हैं, और वहीं से मेरा स्कोर गिरना शुरू हो जाता है और लास्ट तक एग्जाम नहीं निकल पाता है। मानो किसी बच्चे का फिजिक्स अच्छा है तो वो फिजिक्स पे टाइम देगा और नेग्लेक्ट करेगा अदर सब्जेक्ट, जैसे बायो को नेग्लेक्ट कर देगा या मैथ्स को नेग्लेक्ट कर देगा या केमिस्ट्री को, ऑलमोस्ट बच्चे केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट करते हैं, तो आप केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर दोगे। इसके बाद में अच्छा इससे बचना कैसे है, इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है, एक शेड्यूल बनाइए और हर एक सब्जेक्ट का टाइम फिक्स करें। हाँ, अब यहाँ एक लोचा है कि सर मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम में अच्छे से कर पाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट मुझसे नहीं होते। तो शुरुआत में जब आप ये शुरू करते हो, जब शेड्यूल बनाते हो, आप कुछ अपने शेड्यूल को इस प्रकार से बनाइए ना कि आप लगभग 3 घंटे फिजिक्स को दीजिए। मानो आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप 3 घंटे केमिस्ट्री को दे दो, मैथ्स अच्छा है 3 घंटे मैथ्स को, ताकि आपकी सिटिंग बढ़े, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके बाद में 2 घंटे आपने केमिस्ट्री को दे दिया और 2 घंटे आपने क्या किसको दे दिया, बायोलॉजी को दे दिया। अगर जेईई एस्पायरेंट्स है तो मैथ्स को आपने ये टाइम दे दिया। तो आप देखो मोटा मोटी अगर मैं कहूं तो 3 2 5 और 2 7 घंटे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर स्टडी करनी है। अगर ये नहीं किया तो इसके बिना सफलता मुश्किल है, इसके बिना सफलता मुश्किल है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप पढ़ तो 7 घंटे रहे हो, ये भी एक सोचने वाली बात है कि आप घर वालों को दिखाने के लिए या खुद के लिए, मान लो दिखाना बहुत दूर की बात है,
कि आप 7 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, मैं ये मानकर चलता हूं, लेकिन इस 10 घंटे में या इस 7 घंटे में आप 6 से 8 घंटे केवल फिजिक्स पढ़ रहे हो या केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपका पढ़ना बेकार है। आप किसी एक सब्जेक्ट से एग्जाम नहीं निकाल सकते, लिख कर ले लो। टाइम मैनेजमेंट है तो सफलता है, टाइम मैनेजमेंट के बिना सफलता मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगली जो मिस्टेक है, अच्छा मैंने ये बताया कि आपको कैसे क्या करना है, आप अपने ना आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो, भाई फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स या बायो के लिए आप टाइम डिवाइड कर दो। अगर आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो मैं ये कहता हूं कि 1 घंटा प्लस करके चलो इसके लिए, आप 1 घंटा इस पे ज्यादा लगाओ, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपिक्स ऑन योर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो यहां करेक्शन, जो क्वेश्चंस की गलतियां होंगी, जो मिस्टेक्स होंगी, वो यहां कम होंगी। पढ़िए, इनको भी अच्छे से पढ़िए, लेकिन थोड़ा कम समय दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं देना कि बिल्कुल कमजोर एग्जाम रह जाएगा। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर, कहते हैं कि इग्नोरिंग एनसीईआरटी। यहां आप एक चीज देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आपकी लाइफ में आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये लिख कर। हाँ, ये कुछ लीजेंड्स ऐसे हो सकते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आगे भरेंगे कि मैंने आईआईटी कर ली, मैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं बिना एनसीईआरटी पढ़े। एकदम सरासर झूठ है, 100% पक्का से झूठ। आपको इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, आपको इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, और लाइन टू लाइन मैं कहता हूं अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या है, देखो मिस्टेक क्या करते हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फोकस ओनली ऑन द रेफरेंस बुक्स लाइक एचसी वर्मा, जीआरबी, एररलेस, है ना, और बालाजी पब्लिकेशंस, मतलब एक्सेट्रा दुनिया भर की किताबें पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी नहीं। स्टूडेंट्स के दिमाग में फितूर भर दिया जाता है कि भाई ना ये रेफरेंस बुक पढ़ लो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। मैं कहता हूं कि वो बुक पढ़ो, पढ़नी चाहिए और पढ़नी है तुम्हें, लेकिन प्लस में एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। इसके बाद में कहते हैं कि इसको ना, ये मिस्टेक जो है एनसीईआरटी को, आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, इसके बाद आप दुनिया भर की बुक्स पढ़ो, उससे आपको बेनिफिट होगा, कोई लॉस नहीं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। हर एक टीचर आपको पढ़ाने वाला ये जरूर बोलेगा एक दिन कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो पहली जो मिस्टेक है पुअर टाइम मैनेजमेंट, आप उसको ठीक करेंगे। दूसरी मिस्टेक एनसीईआरटी को इग्नोर करना, आज के बाद एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करेंगे, चाहे पढ़ें। आप किसी दूसरी बुक से एक पूरा चैप्टर एक दिन में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आधा पढ़ लें, लेकिन पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक जो है ओवरलेइंग ऑन कोचिंग। यहां यार ना, मतलब एकदम ये तो 100% जो मैं कहता हूं कि ना ये चीज है। मैंने 2-4 कोचिंग पे वीडियो क्या बनाए और ऑनेस्ट रिव्यू दिए विदाउट पेड प्रमोशन। बच्चे आके टूट पड़ते हैं, हमारे वाला कोचिंग अच्छा है, हमारे वाला अच्छा है, ये अच्छा, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ऑन योर इंस्टीट्यूशन, ये आपको ले डूबेगा, 100% ले डूबेगा, आपको 100% ले डूबेगा। हाँ, कोचिंग आपका एक रेफरेंस है, कोचिंग आपका ना एक जरिया है, कोचिंग आपकी गाइडेंस है। आप सिर्फ कोचिंग को अपनी गाइडेंस समझे, अपना माई बाप ना बनाकर चले। सब कुछ कोचिंग के ऊपर ना थोपे, आपका अकेला कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। लिख कर ले लो, मैंने लिखा हुआ है बाकायदा। स्टूडेंट्स ट्रीट्स कोचिंग लाइक एलएन है और सीकर, सीएलसी, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जरूरी नहीं मैंने लिखे हैं, वैसे ही सभी कोचिंग की बात कर रहा हूं। कहते हैं एज अ कंप्लीट सॉल्यूशन एंड स्किप सेल्फ स्टडी मिसिंग कॉन्सेप्ट। कहते जो टीचर ने समझा दिया वो सब कुछ है। हो सकता है कोई भगवान है, हमसे भी गलती होती है, हर टीचर से थोड़ी गलती हो जाए, और उसी गलत का दिमाग में अगर फितूर बनाया, सेल्फ स्टडी नहीं की, कहीं से उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, आपने गलत पढ़ लिया, गलत करके आओगे, उसके बाद आपका कोई सॉल्यूशन, आप एक्सप्लेनेशन देते रहेगा। तो कभी भी 100% डिपेंडेंट ना बने, 100% कोचिंग पे डिपेंडेंट ना बने। कोचिंग सिर्फ आपका गाइडेंस का काम करता है, सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। इसके बाद जो चीजें हैं वो आपको खुद से सुधारनी चाहिए।
मानो आप, मेरा तो ये मानना है कि आप 40% कोचिंग पे डेडिकेटेड रहें, 60% अपनी सेल्फ स्टडी को दें, 60% सेल्फ स्टडी को दें, तब आपका एग्जाम निकलेगा। कहता कि इनको अवॉइड कैसे करें, कहता यूज कोचिंग फॉर गाइडेंस, मैंने लिखा है कि गाइडेंस के लिए आप यूज कीजिए इसको। कहता कि बट डेडिकेट 4 to 5 hours डेली टू सेल्फ। अब मैं ना इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं, मैं कहता हूं 7 to 8 hours, 4 to 5 मिनिमम है, आप करोगे तो आप एग्जाम निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि 4 से 5 घंटे, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पढ़ने बैठोगे तो ये एग्जाम निकलेगा, नहीं, 4 से 5 मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना तो आप पढ़ोगे। इसके बाद में हाँ, क्लास के नोट्स जो है वो रिवाइज करने हैं आपको, डीपीपी जरूर सोल्व करनी, जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम क्लियर करने की बढ़ेगी, ना कि कम। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लास्ट में ना आपको ना, और हाँ, अगर अब कुछ बच्चे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप स्टूडेंट है तो भी आप ध्यान से सुनिएगा। हजारों की भीड़ है सीकर में, हजारों की भीड़ है कोटा में, लाखों की भीड़ है, सभी कोचिंग करते हैं, लिमिटेड सीट से सिलेक्शन कुछ 1% का होता है, पूरे देश में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी सब इस भीड़ के अंदर शामिल है। उसके पीछे का एक रीजन है, एक तो ये भीड़, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा सबसे बड़ा रीजन, अगर बच्चे को क्लास में अगर कोई क्वेश्चन या अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो कभी भी टीचर से, अगर वो टीचर से क्लियर नहीं करेगा, नहीं पूछेगा, तो उसका वो डाउट रह जाएगा, और ऐसे डाउट बढ़ते जाएंगे, एक दिन सारे सब्जेक्ट उसके डाउट बन जाते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे, और सेल्फ स्टडी के दौरान क्लास नोट्स के अंदर या आप किसी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो, तो अपने टीचर से नेक्स्ट डे या सेम डे आप जरूर पूछेगा। डाउट काउंटर्स होते हैं, तो आप अपना सॉल्यूशन जरूर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम कि ना नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक, भाई स्किपिंग मॉक टेस्ट मिस्टेक। मानो आपने एक टेस्ट लगाया, अब सुनना कि मानो आपने एक टेस्ट लगाया, बच्चे टेस्ट लगाते हैं, और या कोचिंग में टेस्ट हुआ, अब इस टेस्ट में मान लो आपने 20 मिस्टेक्स करी, 20 गलतियां करी आप, और आपने ना ऐसे देखा बाहर निकलते, अरे यार ये छोटी सी गलती है, ये हो गई, अरे यार, तो उसको ठीक नहीं किया, तो वो फिर रिपीट हो, फिर 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई, 40 से 50, इस तरीके से गलतियां बढ़ती जाएंगी। तो मॉक टेस्ट में या जितने भी क्लास टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं आपके, मेजर माइनर जितने भी टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के मिस्टेक्स को एनालिसिस करें, आप इनको एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद कहां कहां गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट करें, और करेक्ट करने के साथ साथ एक बार फिर से टेस्ट देके देखें, और उन गलतियों को ना दोहराएं। नई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन पुराने वाली बार बार नहीं दोहरानी। इसके बाद में कहते हैं ना, इसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे गलतियां होंगी, फिर आपका डर बढ़ेगा कि यार मेरे इसमें भी गलती होती है, इसमें भी, ये छोटा सा टॉपिक है, और फिर आपके पास बोझ बढ़ जाएगा। तो ये गलतियां नहीं करनी। अवॉइड कैसे करना है, टेक एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट वीकली, वीक में एक टेस्ट तो लगाइए ही लगाइए, और मैं कहता हूं ना एक नहीं, आप 2 से 3 टेस्ट लगाइए वीक में, 2 से 3 टेस्ट लगाइए, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर निकलेगा, लेकिन वीक में 2 टेस्ट तो आपको लगा नहीं लगाने, एक वीक के शुरुआत में, एक वीक के एंड में, एक वीक के मिड वीक में भी लगा सकते हो, वो आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। हाँ, ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, वो मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूंगा कि कौन से कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप में ये कोई प्रमोशन नहीं है, तो आप इनको ना ले, अगर अच्छी लगती है तो ले, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनालाइज मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स आपने करी है उनको एनालाइज करें, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। प्रैक्टिस इन एग्जाम्स लाइक कंडीशंस, कि अगर आप अपने घर में बैठ के भी टेस्ट दे रहे हैं, तो टाइम बाउंडेशन है भैया, 3 आवर्स के अंदर आपका टेस्ट सबमिट करना ही है, 3 से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और ठीक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट मिस्टेक की अगर हम बात करते हैं कि भाई हमने आगे कौन सी मिस्टेक करनी होती है, या कौन सी मिस्टेक कर देते हैं हम, जो हमारे वीक सब्जेक्ट होते हैं। मानो किसी बच्चे का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, अब केमिस्ट्री वीक है, तो क्या करेगा, फिजिक्स को पूरा टाइम देगा, बायोलॉजी को या मैथ को पूरा टाइम देगा, केमिस्ट्री को टाइम नहीं देगा।
अब ये केमिस्ट्री लास्ट में आने के बाद इसके ऊपर पहाड़ बन जाता है। ये अब इससे ज्यादा नहीं होगा, अब ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अब लास्ट में आके ना पेरेंट्स को एक ही चीज बोलेगा कि ये मुझसे ये केमिस्ट्री नहीं होती, पेरेंट्स के पास में भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहां ध्यान रखें कि डे फर्स्ट से जब से आपने तैयारी करना शुरू किया, पहली बात तो सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलें। हो सकता है वीक हो, और होते हैं बच्चों के वीक सब्जेक्ट, तो अगर वीक है भी तो कोशिश करें धीरे 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 ट्रैक पे लाने की, और इसको स्ट्रॉन्ग कर लें, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर लें। कहता है कि स्टूडेंट्स अवॉइड टफ टॉपिक्स लाइक जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी ऐसा कि भाई ना आपने फिजिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स आपको नहीं आया, वेक्टर आपको नहीं आया, है ना, डायमेंशन फॉर्मूलेज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इनको आप छोड़ दो और मानो क्वेश्चन यहीं से बन गया। अब आपके गए नंबर, तो छोटे छोटे टॉपिक सब्जेक्ट में, टॉपिक और टॉपिक में सब टॉपिक मतलब निचोड़ के रखना है। हर एक चीज को आपको क्या करना है कि आपको रखना है, हर एक चीज को आपको अच्छे से देखना, आइडेंटिफाई करें आपकी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस पे काम करें, थोड़ा सोचें, बैठे रोज एनालाइज करें खुद में कहां कहां गलतियां हुई हैं, कहां कहां आपकी कमियां हैं, उनको सुधारने की कोशिश। ये चीजें जब आप करेंगे तो आपको सक्सेस 100% होगी। और ये ना, ये आपके लिए एक मैं कहूंगा कि ना बोनस कि आपको पढ़ा दिया, बच्चे सीकर या कोटा में क्या करते हैं, तो हॉस्टल्स वालों की बात नहीं, सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा, कोचिंग से आए, दो चार दोस्त मिल गए, चल यार आज ये खाने चलते हैं, चल यार आज वहां घूमने चलते हैं, चल आज कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं, यहाँ उसका टाइम नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, यार आज थोड़ा पढ़ाया टीचर ने, कल रिवाइज कर लेंगे, यार आज इतना सही तो पढ़ा, यार आज नहीं कल पढ़ेंगे, ये धीरे धीरे। मतलब कि आप अगर रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे तो एक दिन सिलेबस बोझ बनेगा, और रिवाइज नहीं करेंगे ना तो लो मैं लिख के देता हूँ 200% आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जो आपको क्लास में जो आपको पढ़ना है उसको रेगुलर रिवाइज करें, पीछे वाली अगर कुछ मिस्टेक्स रही हैं उनको करेक्ट करें, ओल्ड जो हम ये कहेंगे टॉपिक जो है उनको भी रिवाइज करें। ऐसा होता है कि आज हमने सॉल्यूशन पढ़ा और अगले 2-3 महीने के बाद हम और कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन को भूल गए हैं, तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा। तो लगातार इनको जैसे सप्ताह में 10 दिन में संडे को ऐसे एक एक दो टॉपिक जो है वो रिवाइज करते रहे, स्ट्रेटेजीज बनाते रहे और करते रहे। अब ये मेजर एंड लास्ट टॉपिक, ये मान लो कि ये ना लास्ट है क्या कि ना, आप मानो कोई बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए इतने डेडिकेटिव होते हैं, 12 घंटे मोदी जी की तरह 18-18 घंटे काम करता है, 18-18 घंटे पढ़ाई करता है, ऐसा भी ना करें। अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें कि आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो, आपको मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाए, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा बिल्कुल। और भाई साहब लड़की वड़की के चक्कर में है ना, इससे मोबाइल फोन पे आपका टाइम ज्यादा बीतेगा, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, घर वाले पूछेंगे क्या हो रहा है, फोन हमेशा बिजी आता है, आप बहाने दोगे, ये दोस्त का फला दोस्त का फोन आ रहा था, ये आ रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, लड़के वड़के के चक्कर में भी नहीं पड़ना है ना। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये इग्नोर कीजिएगा प्लीज इसको। कहते कि हेल्थ जो मिस्टेक्स होती ना, जैसे स्कीपिंग स्लीप 4 से 5 घंटे, मतलब लगभग 6 घंटे सोना चाहिए यार, कैसे भी टाइम निकाल के 6 घंटे सो, हेल्दी रहना है तो खाना खाओ ना, मतलब अच्छा खाना खाओ, हेल्दी डाइट। कई बार ऐसा होता है आज बर्गर खा लिया, नहीं खाएंगे, आज ये खा लिया, हेल्दी डाइट रखनी है, प्रॉपर आप हाइड्रेटेड रहेंगे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे, कंसंट्रेशन बनी रहेगी आपकी, ये अगर आप करेंगे तो आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। ये सब कर डाला तो एग्जाम ये लिख मैं लिख के देता हूं, फोटो ले लो, एग्जाम जरूर, ठीक है ना। ये आपके लिए कुछ टिप्स थे, ये मैं मान लेता हूं कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं, ये मिस्टेक्स को आप ध्यान में रखिए, इनको अवॉइड करते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं, तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। और अगर आपका बच्चा नीट और जेईई की तैयारी कर रहा है तो आप उसको इस तरीके की स्ट्रेटेजीज बना के दीजिए, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है, ये चीजें आप जरूर बताइए।